वैट प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, वैट कैसे वर्क करता है। तो हमने वही ABC, आज ABC बहुत काम आएंगे। ABC का ही एग्जाम्पल लिया है। A प्रोड्यूसर है, B सेलर है, होलसेलर है, C रिटेलर है और ये हमारा D कस्टमर है। सारा बोझ इसी पे आने वाला है। देखिए कैसे आता है, कैसे ये वेट, इसका जो बोझ है, जो बर्डन है वो रिड्यूस हुआ है वैट के आने से, और वैट जब GST में बदला है कैसे रिड्यूस हुआ है, आज हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A की। A जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट इसको सेल कर रहा है होलसेलर को। होलसेलर को सेल करता है, 100 का प्रोडक्ट इसने बनाया था, 10% इसने वैट पे किया है, 110 का ये प्रोडक्ट हुआ है, इसने 110 इसको पे कर दिया है, इसको दे दिया है, इसने 110 इसको पे कर दिया है, 10 रुपये का इसने इसको वैट भी दे दिया है। ठीक है, अब ये बोलता है कि 40 रुपये मैं तो प्रॉफिट लूँगा, वही वाली कहानी पुरानी सेल्स टैक्स वाली। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, देखिए 110 रुपये का इसने प्रोडक्ट लिया था A से, 40 रुपये का इसने प्रॉफिट जोड़ा है खुद का। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होएगा, मैंने आपको कहा था टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। तो जब आप टैक्स निकालोगे तब आपको ये जो 10 रुपये का टैक्स है वो कैलकुलेशन में नहीं लेना है। यानी कि हमें क्या लेना है, सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये लेंगे आप और 40 रुपये लेंगे। यानी कि ये जो 150 रुपये बन रहे हैं इसमें 10 रुपये हमने नहीं लिए, टैक्स को छोड़ देना है, सिर्फ क्या लेना है 100 रुपये और 40 रुपये। 100 रुपये का प्रोडक्ट, 40 रुपये ये जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितने का हुआ 140 का। 140 पे 10% वैट मान लेते हैं आसानी के लिए, 10% वैट लगाते हैं, कितने का वैट बना 14 रुपये का। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 100 रुपये का, 100 रुपये पे तो हम टैक्स पहले ही पे करके आ चुके, दोबारा से हम पे कर रहे हैं, ये तो वही गलती कर रहे हैं दोबारा। नहीं, हम वो गलती नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, ये जो 14 रुपये का आपका वैट बना है इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा अगर पिछले दुकानदार ने वैट चुकाया है। तो कैसे, जब आपने उससे माल खरीदा होगा तो आपने बिल लिया होगा उससे, और उसमें उसने लिखा होगा 10% वैट। बस वही बिल आपको शो करना है, आपको बताना है कि मेरी लाइबिलिटी जो है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो मेरा अभी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 14 रुपये है, लेकिन जिससे मैंने ये सामान खरीदा था उसने 10% टैक्स चुकाया है। यानी कि 10% पहले ही चुका है, 10 रुपये पहले ही चुका चुके हैं, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, उसका फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा टैक्स का। 10 रुपये आप माइनस कर दोगे टोटल लाइबिलिटी में, जो टोटल टैक्स पे हो रहा है 10 रुपये माइनस कर दोगे, 4 रुपये ही आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ 40 रुपये का वैल्यू एडिशन किया था, वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगा है। 40 का 10% होता है 4 रुपये, 4 रुपये ही आपका वैट कैलकुलेट हुआ है। तो हो गया ना सही। लेकिन ये तभी कारगर है, तभी ये एफिशिएंट है अगर पुराने वाले ने टैक्स पे किया है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर उसने टैक्स नहीं पे किया है तो पूरा का पूरा 14 रुपये आपको देना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए वैट या GST के अंदर सभी लोग टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आगे वाले को बेनिफिट तभी मिलता है जब पीछे वाले ने टैक्स पे किया हो। इसलिए आगे वाला उसी से खरीदता है जो टैक्स पे कर रहा होता है, तो आपका जो टैक्स बेस होता है वो बढ़ जाता है, टैक्स पे करने वाले बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने लग जाता है। जब ज़्यादा टैक्स आएगा तो टैक्स की रेट गवर्नमेंट कम कर देगी, बेनिफिट आम आदमी को ही होगा, इंडिया को होगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 रुपये का टैक्स पे करना है, 110 का प्रोडक्ट था, 40 रुपये इसने प्रॉफिट लगाया, कितने का हो गया 150, 4 रुपये का वैट पे किया, कितने का हो गया 154 का प्रोडक्ट हो गया। सिंपल। आगे चलते हैं। होलसेलर ने रिटेलर को 154 रुपीज़ का ये बेचा। इस 154 में क्या है, 100 रुपये का प्रोडक्ट, 40 रुपये इसने अपने प्रॉफिट के लगाए, 10 रुपये हम पहले टैक्स पे कर चुके हैं, 4 रुपये यहाँ, यानी कि 14 रुपये का हम टैक्स पे कर चुके हैं। अब अगर ये यहाँ पे टैक्स पे करता है तो इसको 14 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, जो कि पहले पे करके आया हुआ है, जो कि पहले वैट टैक्स किया हुआ है। इसने क्या किया, 50 रुपये की अपनी वैल्यू एडिशन लगाई है, बोलता है कि 50 रुपये का मैं प्रॉफिट रखूँगा। अब इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, 100 + 40 140, 140 + 50 190। टैक्स नहीं लेना है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। 190 पे 10%
हमने माना है 10% वैट है, 10% निकाला कितना आ रहा है 19 रुपीज़। 14 रुपये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, पुराने बिल में लिखा हुआ है जब ये खरीदा होगा, जिससे 14 रुपये इसके माइनस हो जाएंगे। इसको कितने का टैक्स पे करना है, सिर्फ 5 रुपये का। सही भी है, 50 रुपये की इसने वैल्यू एडिशन की थी, 10% के हिसाब से सिर्फ 5 रुपये का इसका टैक्स पे करना बनता है। अब ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है देखिए, 154 का प्रोडक्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ खरीदा था, 50 रुपये इसने वैल्यू एडिशन लगाई अपनी, 5 रुपये का ये टैक्स देगा, 209 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर को पड़ेगा। ये 209 रुपये कस्टमर इसके पे करेगा। पहले वाले एग्जाम्पल में जो सेल्स टैक्स था, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन जो सिस्टम था, उसमें ये प्रोडक्ट था कुछ 221.5 रुपीज़ का, जबकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट पड़ रहा है कस्टमर को 209 रुपीज़ का। यू कैन सी द डिफरेंस। हम सबको लगता है जीएसटी के आने से प्राइस बढ़ गई, नहीं, जीएसटी के आने से, वैट के आने से प्राइस नहीं बढ़ी है, वैट के आने से प्राइसेस कम हुई है। प्रोड्यूसर्स ने अपने प्रॉफिट बढ़ा दिए हैं। जैसे ये 209 रुपये का है, पहले ये इसको 221 रुपये का बेचता था, राइट, अब ये 209 रुपये का पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो 50 रुपये का प्रॉफिट है ना, इसमें 20 रुपये अपना प्रॉफिट और जोड़ देगा, 20 रुपये और जोड़ देगा, और फिर ये प्रोडक्ट आपको ज़्यादा महंगा दिखाई देगा। तो इन दिस वे प्रोड्यूसर्स आर मॉडिफाइंग देयर प्राइजेस एंड इट इज़ लाइक, जनता को ये लगता है कि टैक्स ज़्यादा है, नहीं, टैक्स ज़्यादा नहीं है, प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पे गड़बड़ की है, जो कि गलत है। बाकी जीएसटी और वैट के आने से आप देख रहे हो किस तरीके से टैक्सेस कम हुए हैं, प्राइसेस कम हुई है, कॉमन मैन के ऊपर बर्डन कम हुआ है। ये है वैट का प्रिंसिपल। तो सरकार ने देखा कि भाई ये वैट तो बड़ा ही अच्छा है, काफ़ी चर्चा चली, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे इसको अप्लाई करने में भी, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, इसमें ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी को रोका जा सकता है, करप्शन रोका जा सकता है, टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स जनरेशन ज़्यादा होगा, आम आदमी पे भार कम होगा, सब कुछ लीगलाइज्ड हो जाएगा। काफ़ी सोचा, करीबन 96% जो कंट्रीज़ हैं वो वैट को फॉलो कर रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वैट जो है वो हमेशा जीएसटी में तब्दील हो। कई कंट्रीज़ अभी भी वैट को ही फॉलो कर रही हैं, कई कंट्रीज़ ने वैट पे आते आते जीएसटी पे आ गई हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से वैट से हम जीएसटी पे गए। अब ये देखते हैं कि वैट से हम जीएसटी पे क्यों गए, इसके बारे में बात करते हैं। Now we are on the topic why GST, why not VAT? So VAT maybe are having some difficulties, some demerit, some lacking in VAT. That's why GST has emerged. No doubt VAT principle was very good. Many countries are following it, but there were some problems in VAT. Now we'll see to it. See, VAT is only for the goods, and for service there is service tax, right? So sometimes it was very difficult to identify whether the commodity is goods or it is services. जो प्रोड्यूसर होता था वो देखता था कि रेट किस में कम पड़ेगी, गुड्स बनाने में, गुड्स की तरह इसको शो करने में, अगर रेट कम है तो वो गुड्स बना के उसको शो कर देता था, और अगर सर्विसेज में कम पड़ता था तो वो सर्विसेज बना के उसको शो कर देता था। इसका एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है आप उसको किस में कैटेगराइज करोगे, क्या वो गुड है या वो सर्विसेज है, तो ये बड़ी दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पहले तो कि सर्विस टैक्स के अंदर सर्विसेज की लिस्ट बनाई कि चलिए जो बार्बर है वो सर्विस देता है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, वैट नहीं लगेगा। तो लोग बड़े दिमाग वाले, बार्बर है तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया हेयर डिज़ाइनर, हेयर डिज़ाइनर को भी डाला तो उन्होंने लिख दिया हेयर स्टाइलर। तो बड़ी दिक्कत आने लगी सर्विस टैक्स के अंदर कि किसको सर्विस माने, किसको सर्विस नहीं माने, किसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। कई लोग टैक्स एग्जेम्पशन में आने लग गए। तो फिर क्या किया गया, सर्विस टैक्स में एक लाइन लगा दी गई कि जो चीज़ें गुड्स नहीं है वो सब सर्विसेज हैं। तो आप अगर आप गुड्स नहीं हो तो आप सर्विस टैक्स के दायरे में आते हो और आपको सर्विस टैक्स देना है। तो ऐसी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने लगी थी, तो सोचा गया क्यों ना एक ही टैक्स बना दिया जाए जिसका नाम रखें GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टी ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, फिर आपको उसका
रिटर्न भी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं मिलेगी। डिफ़िकल्टी आ रही थी वैट और सर्विस टैक्स में, क्योंकि कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कार बना रहे हो तो उसमें सर्विसेज की भी नीड पड़ती है, तो आप सर्विस टैक्स भी पे करते हो, साथ में आप वैट भी पे कर रहे हो, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा, वैट का मिलेगा कि सर्विस टैक्स का मिलेगा। सो इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ही टैक्स बना दिया है जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ रही हो, तो बनाया गया जीएसटी। तो पहले तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न था सैनवेट प्लस वेट। देखिए, मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल है उसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है एक्साइज ड्यूटी से, एक्साइज ड्यूटी से। तो जो एक्साइज ड्यूटी होती थी पहले क्या होती थी, अगर आपने 1 लाख की कार बनाई है तो जैसे ही बनाओगे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फिर आपने टायर बनाए हैं कार के, तो एक्साइज ड्यूटी पे करोगे। उस टायर को यूज़ करके किसी ने कार बनाई, 10,000 के टायर थे, उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया। 1 लाख की कार बनाई, उसमें 10,000 के टायर्स यूज़ आए, उसके ऊपर वापस से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, कास्केडिंग इफेक्ट होता था। तो रिड्यूस द कास्केडिंग इफेक्ट, एक्साइज ड्यूटी को मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स मॉडवेट आया। फिर मॉडवेट में कुछ मॉडिफिकेशन किया तो सैनवेट आया। अब ये है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की जगह सेंट्रल वैट आ गया है। तो जब अगर आपने एक्साइज ड्यूटी टायर्स पे की है और अब आप कार बना रहे हो, तो जब आप कार बनाओगे तो आपको इस जो टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट कार के बिल में आपको जब कार के ऊपर टैक्स पे करोगे तो उस पर मिलेगा। तो वो सैनवेट आ गया। ठीक है, तो सैनवेट तो आ गया। अब जब कार बनाई सैनवेट दे दिया आपने, बेनिफिट भी मिल गया, लेकिन कार जब डीलर के पास जाएगी और डीलर इसको बेचेगा तो वैट लगेगा। वैट कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। सैनवेट कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि वैट तो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर 1 लाख रुपए का वैट है, उसमें सैनवेट आपने जो 80,000 रुपये पे किया है उसका बेनिफिट पाना है, तो ये तो मना कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। पहले हमारे पास तो इतना छोटा सा तो अमाउंट आता है वैट का, इसमें से भी हम सेंट्रल एक्साइज दे देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो स्टेट ने मना कर दिया, क्योंकि स्टेट के पास ऑलरेडी बहुत कम रेवेन्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सैनवेट है, वैट पे किया, यानी कि ये तो कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। ये टायर बने उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी लगी, कार बने उसमें एक्साइज ड्यूटी लगी, डीलर के पास गया वैट लग रहा है। जो वैट है वो तो पूरी कार की वैल्यू पे लगेगा, उस कार की वैल्यू में टैक्सेस भी हैं, तो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो स्टेट को बोला गया कि क्यों ना आप जो है जीएसटी अपनाओ। जीएसटी में क्या है, ये सारे टैक्सेस मर्ज हो जाएंगे और एक ही टैक्स लगाएंगे, बेनिफिट होगा लोगों का। सेल्स टैक्स की जगह वैट लो और वैट आने के बाद जीएसटी लगाओ। सरकारों को समझाया गया, सरकार नहीं मानी, काफ़ी बहस हुई। सरकार ने सोचा ये तो खुद का ही फ़ायदा करने वाले हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा बहुत ही इन्होंने कम दिया है। तो सरकार काफ़ी उसमें थी, क्या बोलते हैं, डर में थी कि जो हमें मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसको आश्वासन दिया कि अगर आपका जो रेगुलर जो आपका टैक्स कलेक्शन हो रहा है, अगर जीएसटी आने के बाद टैक्स कलेक्शन में कमी आती है, तो जितनी भी कमी आएगी हम आने वाले 5 साल में, 5 साल तक कमी आती है, 3 साल तक कमी आती है, हम आपका पे करेंगे जो भी आपको लॉसेज होंगे जीएसटी के आने के बाद। तो इस तरीके काफ़ी सारे प्रोमिसेस बोले नहीं गए, ओरली नहीं, लिख के दिया गया। अभी जीएसटी काउंसिल भी हुई थी, उसमें भी काफ़ी चर्चा हुई थी। कुछ 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को अगर आपके लॉस होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। एक्साइज ड्यूटी पे वैट जब लगाया जाता था तो उसकी रिफ़ंड नहीं मिलती थी टैक्स की, जो पहले टैक्स पे किया। तो क्या किया जाए, तो एक ही टैक्स हो जिससे क्या हो, रिफ़ंड मिल सके। अब ये एक प्रॉब्लम थी, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। दूसरी प्रॉब्लम थी स्टेट की भी थी। स्टेट क्या करता था, स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी लेता था किस पे, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया, अल्कोहल पे, और उस पर फिर जब वो बिक्री होती है, जब उसकी सेल होती है तो उसके ऊपर वैट लगाता है। पहले एक्साइज ड्यूटी लगाता है अल्कोहल पे, फिर वैट लगाता है। यहाँ पे भी कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। तो अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए जीएसटी वाज वन आइडिया कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, इन सबको मर्ज करके टैक्स बना दिया जाए।
दूसरी प्रॉब्लम जो थी, वन इंडिया वन टैक्सेशन शुड बी अडॉप्टेड। वैट में क्या था, ये वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, सेल्स टैक्स को हटा के स्टेट गवर्नमेंट का वैट आया। तो हर जो स्टेट है वो अपना अपना वैट अप्लाई करती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको कई बार कि पेट्रोल है वो गोवा में सस्ता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर वैट कम लगा रखा है, जबकि राजस्थान में महंगा है, राजस्थान की सरकार ने ज़्यादा लगा रखा है। तो क्या होता है, जैसे मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे मालूम है हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने वैट कम लगा रखा है बाइक पे, तो मैं क्या करूँगी, राजस्थान को छोड़ के मैं हरियाणा जाऊँगी और हरियाणा से बाइक परचेज करके ले आऊँगी। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रेट्स थे, तो क्यों ना एक ही कंट्री है तो एक ही रेट हो। तो जीएसटी अप्लाई किया गया। अब जो जीएसटी है वो हर स्टेट में, अगर ब्रेड में जीएसटी 0% है तो हर स्टेट में 0% है, अगर 12% है तो हर स्टेट में 12% है, कहीं से भी खरीदो सेम। फिर दूसरी डिफ़िकल्टी थी एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। जैसे कि मैंने तमिलनाडु से कोई मसाले मंगवाए हैं, तो वो जो ट्रक भर के मसालों का आ रहा है, मैं इधर ट्रेड करती हूँ उसका, वो जो आ रहा है उसको जगह जगह पे हर पॉइंट पे तमिलनाडु से जिस भी बॉर्डर पे एंटर करेगा उस पर उसको एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ेगा। ना कि सिर्फ इस पर टैक्सेशन बढ़ रहा है, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ रही है, वो चलते चलते मेरे पास पहुँचते पहुँचते वो चीज़ बड़ी महंगी हो जाएगी, बल्कि टाइम भी लगता है, घंटों आपको कतार में रुकना पड़ता है, घंटों आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। तो टू रिड्यूस दैट GST was introduced. So these are the few points why GST were introduced. अब हम बात करते हैं हाउ GST वर्क, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली जो GST है उसको हम 4 कैटेगरी में देते हैं, एक CGST, एक SGST, IGST एंड UGST। CGST विच इज़ सेंट्रल को मिलता है ये GST, SGST स्टेट को ये टैक्स मिलता है, IGST ये जब भी आप कोई सेल करते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो IGST चार्ज किया जाता है, क्योंकि SGST चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमिलनाडु से केरला में जा रहा है या राजस्थान से गुजरात में जा रहा है तो कौन सी स्टेट टैक्स लेगी, कलेक्ट करेगी, तो वहाँ पे IGST लगाया जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स में। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही टैक्सेशंस चार्ज कर लिए जाते हैं। जिस जगह पे उसको बेचने के लिए जाया जा रहा है उसी जगह पे उस स्टेट को वो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि गुजरात से मैंने कुर्तीज़ मंगाई हैं, तो मैंने जो भी टैक्सेशन दिया है वो सारा जो टैक्स है वो IGST में जाएगा और IGST के अंदर स्टेट को उसका हिस्सा मिल जाएगा, उस राजस्थान स्टेट को, क्योंकि राजस्थान डेस्टिनेशन है जहाँ पे कंजप्शन हुआ है। तो बेसिकली जो GST होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे कंज्यूम होगा वहीं पे टैक्स लगाया जाता है, उसी स्टेट को टैक्स दिया जाता है। UGST यूनियन टेरिटरीज़ में है, यूनियन टेरिटरीज़ आपको पता है दिल्ली है, तो यूनियन टेरिटरीज़ में UGST है, SGST है, UGST एक ही तरीके की है, फ़र्क है नाम में सिर्फ। चलिए एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, ज़्यादा मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं समझाऊंगी क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है इकोनॉमिक्स में थियरी है, थियरी की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो A है वो इस मिस्टर X से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और मिस्टर X बिल बनाते हैं। 100 रुपये का रॉ मटेरियल लिया है इन्होंने, कपड़ा टी-शर्ट बना रहे हैं, कपड़ा खरीदा है 100 रुपये का, उसके ऊपर 20% GST देना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने 20% GST रखा है, 20% रेट नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। 20% GST इन्होंने इसको बिल के अंदर डाला है। जब भी GST लगेगा तो उसके 2 पार्ट्स होंगे, SGST और CGST। सेंट्रल को जाएगा GST और स्टेट को जाएगा, दोनों ही बराबर अमाउंट के होते हैं। अगर 20% GST है तो 10% सेंट्रल का है और 10% स्टेट का है। तो एक को ये 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये SGST, 10 रुपये का CGST पे करने के बाद 120 रुपये की मिली है। अब इस 120 रुपये की चीज़ के ऊपर A बोलता है मैं तो प्रॉफिट लगाऊंगा अपना 40 रुपीज़ का। A ने अपना प्रॉफिट लगाया है 40 रुपीज़ का, ये चीज़ हो गई है 140 रुपीज़ की। अब ये A इसको किसको सेल करना चाहता है, B को बिल बना रहा है। बिल के अंदर लिखता है ये बिल के अंदर लिखता है 140 रुपये का है ये। देखिए टैक्स निकाल रहे हैं, टैक्स के अंदर हम टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ जो अमाउंट है वो लेंगे। 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 40 रुपये का इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा है, 140 रुपये है। 140 रुपये पे 20% अगर लगाते हैं
तो 10% CGST, 10% SGST, 14 रुपये 14 रुपये, कुल मिला के कितना हो गया 168 रुपीज़। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने 100 रुपीज़ भी जोड़ लिया है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस 14 रुपये में से 10 रुपये SGST के, इस SGST के 10 रुपये कट हो जाएंगे, सिर्फ इसको 4 रुपये ही पे करने हैं, 10 रुपये इसको रिफंड मिल जाएंगे। CGST के 10 रुपये इसमें कट हो जाएंगे, सिर्फ 4 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 14 रुपये में सिर्फ इसको 8 रुपये का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। 20% GST, तो 8 रुपये का इस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिल जाएगा। 14 में से 10 इसके निकल जाएंगे, 14 में से 10 निकल जाएंगे, सिर्फ 4 रुपये ही टैक्स पे करेगा। अब ये बी के पास पहुंचता है 168 रुपीज़ का प्रोडक्ट। बी बोलता है कि मैं तो इसमें 60 रुपये का अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, 60 रुपये का प्रॉफिट जोड़ूंगा। ठीक है, तो 140 रुपये की चीज़ थी, 60 रुपये का प्रॉफिट जुड़ गया, 200 रुपये की चीज़ हो गई है। 200 रुपये पे 20% हम देखें, 10% CGST, 10% SGST। 14 रुपये पहले ही पे करके आए, 14 रुपये माइनस कर देंगे, सिर्फ 6 रुपये का CGST, 6 रुपये का SGST इसको पे करना पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और ये अमाउंट हो जाता है पूरा 240 रुपीज़ अगर आप कैलकुलेट करें तो इसको 240 रुपये का ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करने को मिलेगा। सो इस तरीके से कस्टमर को ये चीज़ 240 रुपये की मिलती है। मतलब 20 रुपये का बना तो 14 रुपये मिलेगा, 14 रुपये इसको बेनिफिट मिल जाएगा। ये बर्डन शिफ्ट कर दिया कस्टमर पे, 240 रुपये का प्रोडक्ट, बाकी इसको 14 रुपये बेनिफिट मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ से इसको टैक्स पे करना है 6 रुपये। तो इस तरीके से GST वर्क करता है। सेंट्रल स्टेट, अभी जैसे सी है, ये इस प्रोडक्ट को अगर किसी और स्टेट में भेज देता है, डी को भेज देता है जो कि तमिलनाडु में रहता है, तो यहाँ पे जैसे ये पहुँचेगा तो IGST चार्ज किया जाएगा, IGST चार्ज किया जाएगा और तमिलनाडु की गवर्नमेंट को इसका स्टेट का टैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से ये GST वर्क करता है। इसमें कुछ टैक्स रेट्स भी हैं, यहाँ पे 4 तरीके की टैक्स रेट्स हैं, 0%, 5%, 12% और 18%। 0% जो टैक्स रेट है वो नेसेसिटी गुड्स पे आती है, जैसे कि आपकी आम आदमी के जैसे चावल हैं, आपके राइस, वीट है, आपका दही हो गया, लस्सी हो गई, इनके ऊपर 0% टैक्स रेट लगता है क्योंकि नेसेसिटी गुड्स हैं। लेकिन चावल कौन सी? नॉर्मल चावल। अगर आप बासमती खाना चाहते हो तो फिर आपके ऊपर 5%, 12% इस रेट पे लगेगा। जैसे आप लग्जरी गुड्स में जाओगे तो आपके ऊपर टैक्स रेट बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बादाम खाते हैं तो आपके ऊपर 12% की रेट है, अगर आप महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं तो आपके ऊपर 18% की रेट है। तो जैसे जैसे आप लग्जरी आइटम्स में जाओगे तो आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। भाई गरीब आदमी तो यही वाले गुड्स खाएगा, आटा हो गया, चावल हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया। अगर आपको घी लेना है तो फिर आप तो भाई रिच हो तो आपके ऊपर तो 12% लगेगा, घी के ऊपर 12% है। तो इस तरीके से टैक्स रेट को बनाया गया है। नाउ अब हमें लर्न क्या करना है इसमें? लर्न करने के कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले GST को कैसे डिफाइन करना है? GST को डिफाइन करना है, GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड। किस पे लिवाई किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। कहाँ से कहाँ तक? राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हुआ वहाँ से लेके जब तक कंज्यूम होता है, जब तक ये टैक्स लगाया जाएगा, कंज्यूमर तक इसका बर्डन शिफ्ट किया जाएगा। सो इट लिवाइड राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू दी कंज्यूमर। दूसरा, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैं आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको नोट में लिखना ही है, शॉर्ट नोट आता है GST के ऊपर, उसमें लिखना है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया गया है वही जगह पे इसकी टैक्स उसी सरकार को मिलेगा, उसी जगह पे इसका टैक्सेशन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने गुजरात से राजस्थान में कोई प्रोडक्ट मंगाया तो राजस्थान गवर्नमेंट को GST मिलेगा, उसका बेनिफिट राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। इसके बारे में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोड्यूस ही करते हैं और कई स्टेट ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट होगा, उन्हीं के पास सारा टैक्सेस आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम भी इमर्ज हुई थी इसमें। हालांकि काफ़ी बात हुई लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे इसका कंजप्शन होगा जिस स्टेट में, उसी स्टेट को इसका टैक्स मिलेगा। साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट है
पिछला जितना भी टैक्स पे किया है, जिस जिस इंसान ने पे किया है, जिस जिस प्रोड्यूसर ने, उसका बेनिफिट आगे वाले प्रोड्यूसर को मिलता जाएगा। दिस इज इनपुट टैक्स बेनिफिट के साथ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा है वन रेट वन टैक्स वन नेशन। पहले क्या होता था, हर स्टेट अपना अपना वैट लगाता था, किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, एक ही रेट रहेगी। चावल के ऊपर 0% है तो हर जगह पे 0% होगा, घी पे 12% है तो हर जगह पे 12% होगा। तो वन रेट वन टैक्स वन नेशन, एक ही टैक्स है, जीएसटी है जिसमें काफ़ी सारे टैक्स आ गए। तो वन रेट वन टैक्स वन नेशन का कॉन्सेप्ट है। इसने काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है, रिप्लेस बाय सेवरल आईटीज। कुल मिला के 17 कुछ टैक्सेस हैं जिनको रिप्लेस किया है जीएसटी ने। ये एप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई 2017 को। काफ़ी सारे टैक्सेस रिप्लेस हुए, जैसे कि वैट, जिसको पहले सेल्स टैक्स मानते थे, स्टेट का एक बहुत बड़ा रिसोर्स था इनकम जनरेट का। एंट्री टैक्स, जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर करना हो तो एंट्री टैक्स देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ता। फ्री मूवमेंट है, फास्ट हो गया है काम। लग्जरी टैक्स है, लग्जरी गुड्स पे लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं उस पर टैक्स लगता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। एडवर्टीजमेंट टैक्स, मैगजीन न्यूज़पेपर में जो भी ऐड आते हैं उनके ऊपर टैक्सेस। लॉटरी लगती है उसके ऊपर टैक्स, सेस स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। ये काफ़ी सारे टैक्स थे, उनको हटा के एक ही टैक्स कर दिया गया है जीएसटी। इसके अलावा आप बताएंगे जीएसटी रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। हालांकि कास्केडिंग अभी भी हो रहा है, अल्कोहल में अभी भी हो रहा है, क्योंकि सरकारों ने, राज्य सरकारों ने मना कर दिया है हम उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, उस पर उनका वैट लगता है। पहले तो वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर वो वैट चार्ज करती हैं। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक बॉटल जो 20 रुपीज़ की है वो बिकती है 230 रुपीज़ में, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारा टैक्स लगाया गया है। तो कास्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस हुआ थ्रू जीएसटी। एक ही टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्स आ गए, तो हम कह सकते हैं एक ही अम्ब्रेला में बहुत सारे टैक्सेस हैं, ये जीएसटी है। Few other points like one nation, one tax, one market, यूनिफॉर्म टैक्सेशन थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि मैंने बताया था, एक ही टैक्स रहेगा पूरी कंट्री में, यानी कि हम किसी भी स्टेट में जाके परचेज़ करेंगे हमें वही रेट रहेगी। तो एक ही मार्केट हो गया। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में सस्ता है तो सब लोग गुड़गांव में ही परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर गुड़गांव ही डेवलप होगा। तो जीएसटी से क्या हुआ, सभी स्टेट में सेम रेट होने से सभी स्टेट के अंदर परचेजिंग सेम रेट से होगी, हर जगह पे मार्केट बनेगा। सो यूनिफॉर्म टैक्सेशन थ्रू आउट द कंट्री, इट प्रमोटेड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑल्सो। सो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, राजस्थान के गुड्स तमिलनाडु में जा रहे हैं, तमिलनाडु के गुजरात में जा रहे हैं, देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंट्री टैक्सेस नहीं है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी नहीं है, सेम रेट ऑफ वैट है। तो हर जहाँ पे भी आप काम करोगे वहाँ पे आपको सेम कंडीशंस मिलेंगी। सो इट हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दूसरा है जीएसटी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट प्रोडक्शन जीएसटी ने रिड्यूस किया है। कैसे? पहले आपको टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था, एक ही प्रोडक्ट पे की प्राइस पे आपको बार बार टैक्स देना पड़ता था, तो कास्केडिंग इफेक्ट था। तो उससे क्या होता था, कॉस्ट जो थी हमारी बढ़ जाती थी, और हमारी अगर कॉस्ट बढ़ जाती थी तो इंटरनेशनल, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती थी। जब आपकी चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होगी, सो यू आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद जापानीज मार्केट और चाइनीज मार्केट। सो टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आर पीपल, ऑफ आर कंट्रीज पीपल प्रोडक्ट, वी नीड टू रिड्यूस डाउन द प्राइजेस एंड इट कैन बी रिड्यूस थ्रू जीएसटी। तो एक्साइज ड्यूटी कम किया गया, कस्टम ड्यूटी कम किया गया, जिससे जीएसटी कम हुआ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ। आगे हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई। जीएसटी एक सिंपल मॉडरेट टैक्स है, ना कम है ना ज़्यादा है, सिंपल है। तो क्या होता है कि लोग यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई टैक्स कम देना पड़ेगा हमें, सिंपल है पे करना। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, कंट्री में ग्रोथ होती है कंट्री की। दूसरी बात है, सिंपल एंड मॉडरेट टैक्सेशन है, आसान है, ना ज़्यादा नहीं है, सब लोग टैक्स पे कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको टैक्स को पे करना। और इस तरीके से बेनिफिट ये है कि काफ़ी लोग टैक्स पे करेंगे, टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स जनरेट होगा। सो इट इज़ सिंपल, मॉडरेट, एवरीबडी कैन पे।
यहाँ पे हमने ध्यान रखा है जो एंड मैन है उनका ध्यान रखा है, जैसे छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो 20 लाख से अबव का जिनका नहीं है टर्नओवर, पहाड़ी एरिया के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का नहीं है, उनको यहाँ पे छूट दी गई है। they don't need to pay GST. So small producer are exempted here. And essential commodities, जो ज़रूरत के सामान है, जैसे कि आपका दाल है, आपका चावल है, आपका आटा है, ये चीज़ें जो ज़रूरत ही है, इनको एग्जेम्प्ट करके रखा है। इनके ऊपर 0% टैक्स GST चार्ज किया जाता है। नाउ डीमेरिट्स ऑफ GST, ऐसा नहीं है GST में प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी हम 3 की ही बात करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई, अच्छा था GST बट इसको मिडिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया गया, मिडिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जुलाई में लॉन्च करा गया। इसको काफ़ी समझने में प्रॉब्लम आई, बहुत कम टाइम था इसको समझने के लिए। पीपल गॉट कन्फ्यूज्ड हाउ टू फिल इट, अफरा तफरी का सा माहौल हो गया था। दूसरा प्रॉब्लम था स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो पहले ना प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते थे ना कोई ऑनलाइन। अब ये GST है, ये पूरा ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। काफ़ी कुछ 32 कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको फिल करना पड़ता है, तो दे नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, दे नीड टू परचेज सॉफ्टवेयर। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को थोड़ी दिक्कत आ रही है, बड़े प्रोड्यूसर्स तो ऑलरेडी वो CA वगैरह रखते हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम आई नहीं। तीसरा प्रॉब्लम था, कई स्टेट ने मैंडेटरी कर दिया था सेलर्स के लिए, कई स्टेट ने कि आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तो जो एग्जेम्पशन में आ रहे थे उनका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी GST में। दैट्स ऑल अबाउट GST। थैंक यू।